दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 28। रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वह चुपचाप खड़ी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अमोदिता रजनी को हिलाते हुए कहती है, माँ क्या सोच रही हो तुम? बताओ ना माँ, टोटका कैसे तोड़ा जाता है? टोटका कैसे तोड़ा जाता है वो मैं तुझे रात में बताऊंगी। आज रात 3 बजे तैयार रहना। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आसान होता है टोटका करना, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है टोटका तोड़ना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है और डरते हुए कहती, माँ तुम मुझे डरा ही रही हो ना? रजनी अमोदिता के आंखों में देखते हुए कहती है, मैं क्या तुझे कोई भूतनी लगती हूँ जो तुझे डराऊंगी? मैं तो बस तुझे सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ, समझी? इस तरह युग और कछुआ रोंगा मुचा गांव पहुंचे गए थे। अमोदिता ने जो मेडिसिन कायर के लिए बताई थी वो उन दोनों ने ले ली थी। वो लोग वापस ये बंगला मुड़ा गांव जा रहे थे। वह दोनों अभी रोंगा मुचा घाट पर पहुंचे थे कि तभी तभी कछुआ का फोन बजने लग जाता है। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हेलो, क्या? अरे कैसे? जैसे जैसे कछुआ बात करते जा रहा था उसे फेस पर एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई थी और गम में तकलीफ हो गई थी। कछुआ फोन पर बात करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे गांव में ही हूँ मैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। हाँ, आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर कछुआ फोन कट कर देता है। जैसा कछुआ फोन रखता है, युग फटाक से पूछता है, क्या हुआ कछुए? बड़ा परेशान लग रहा है, ठीक तो है ना? कछुआ परेशान होते हुए कहता है, यार कुछ ठीक तो नहीं है। दादी की तबीयत खराब हो गई है, उनको लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मेहंदी पर था। क्या कहा? दादी की तबीयत खराब हो गई है? कैसे? पता नहीं यार, माँ बता रही थी कि रात से ही ठीक नहीं है, अब ज्यादा खराब हो गई है। तुझे तो पता ही है दादी की हालत नाजुक है, कभी भी अलविदा कह सकती है। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा कुछ सोच मत, बस ठीक हो जाएगा। मेरी कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। अभी तू दादी को हॉस्पिटल लेकर जा, जल्दी से जल्दी। हाँ मैं निकल रहा हूँ। इतना कहकर कछुआ अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाता है। कछुए के जाने के बाद युग अकेले ही किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। नदी के पास 3-4 लोग थे जो नदी पार करते थे। युग ने भी नदी में अपना पहला कदम रखा था कि तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, युग बाबू, अरे युग बाबू। युग लड़की की आवाज सुनकर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। उसे वह आवाज जानी पहचानी लगती है। यूं हड़बड़ाने लग जाता है, ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। अरे हाँ, ये आवाज तो यामिनी की है। इतना कहकर युग पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नदी के किनारे पर ही कुछ दूरी पर यामिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने दोनों हाथ में महसिर मछली पकड़ी हुई थी जो उसके हाथ की कोहनी तक आ रही थी। वहीं पर उनने मछली की दुकान लगाई हुई थी जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ताजा मछली रखी हुई थी जिसे वो बेच रही थी। यामिनी युग को अपने हाथ का इशारा करते हुए कहती है, अपने पास बुलाते हुए कहती है, अरे ओ बाबू, जरा यहाँ पर तो आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमसे बिना मिले ही चले जाएंगे क्या? युग यामिनी की आवाज सुनकर अपने कदम रोक ही नहीं पाता और बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम यामिनी के पास बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी की आवाज उसे उसी ओर खींच रही थी। युग यामिनी के पास जाकर उसे हैरानी के साथ पूछता है, यामिनी तुम यहाँ पर? यामिनी हंसते हुए कहती है, ये मेरा ही तो बसेरा है युग बाबू, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, रहूंगी तो कहाँ रहूंगी। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। उस दिन तो बताया था तुम्हें कि तुम रोंगा मुचा घाट पर रहती हो। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे मत भूलिए युग बाबू, आप हमें, हम कोई मामूली लड़की नहीं हैं जिसके आप ही भूल जाएं। हम तो वो हैं जिसे आप जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। यामिनी युग के मछली दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, मछली खाइए, अभी अभी बूंदी है मैंने। यामिनी की मछली की दुकान के पास ही एक सिगड़ी जल रही थी जिसे यामिनी ने वो दोनों मछली
ही सिगड़ी के अंदर भी तो 2-3 मछली भूनने के लिए रखी हुई थी। युग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको भूख नहीं लगी? आप सुबह से कुछ नहीं खाया है ना युग बाबू। यामिनी की बात सुनकर युग हक्का बक्का रह जाता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी को कैसे पता कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, आपका तो चेहरा पीला पड़ रहा है ना। उसी कोई भी बता देगा कि आपने सुबह से नहीं कुछ नहीं खाया है। जरा चेहरा देखिए अपना, कितना सिकुड़ गया है। युग सोचने लग जाता है कि वही बुंदी हुई मछली खाएगा या नहीं। युग कुछ फैसला कर पाता उससे पहले यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे बाबू, ज्यादा सोचिए मत, मैंने इसमें कोई मोहनी नहीं मिलाई है। यामिनी को किसी को वश में करने के लिए मोहनी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका रूप रंग ही काफी है। युग फिर से सोचने लग जाता है, युग यामिनी को मोहनी देने के बारे में कैसे पता? यह वही सब बातें क्यों बोल रही है जो गिरवी कोठी में हुई हैं। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, बाबू, आप फिर से सोच में डूब गई। आप ना बड़े सोचते हैं। इंसान को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वरना उसके बाल कम पड़ जाते हैं। के हाथों में एक मछली पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए, पकड़िए इसे, वरना ठंडी हो जाएगी। भुनी हुई मछली गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, वरना इसका स्वाद नहीं आता। युग वही मछली पकड़ लेता है और वहीं पर जुट की रस्सी की एक कुर्सी बनी हुई थी, जिस पर ऊपर वो बैठ जाता है। युग जैसे ही मछली का पहला खोर खाता है, उसके टेस्ट में खो जाता है। उसने ज्यादा इतनी टेस्टी मछली इससे पहले कभी नहीं खाई थी। युग मछली का अगला कोर खाते हुए कहता है, ये मछली तो बहुत टेस्टी है। मसाले ने डले होने के बावजूद इसका स्वाद लाजवाब है। यामिनी अपनी आंखों में इशारा करते हुए कहती है, टेस्टी क्यों नहीं होगी युग बाबू, मैंने इतने प्यार से जो, वो भी सिर्फ आपके लिए। क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, आप मछली खाइए ना। इतना कहकर सिगड़ी में भुनी रही मछलियों को यामिनी पलटने लग जाती है। युग वापस से मछली खाने शुरू हो जाता है। युग मछली खा ही रहा था कि मछली खाते खाते उसकी नजर यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल पर पड़ती है। जब वो उस कमल के फूल को देखता है तो उसे याद आता है कि उस रात जब उसने यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी, तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था। उसे कुछ याद नहीं आता था। युग बखौलाहट के साथ पूछता है, यामिनी, उस रात क्या हुआ था? यामिनी अनजान मनते हुए कहती है, आप किस रात की बात कर रहे हो युग बाबू? अरे वही रात जो तुमने और मैंने साथ गुजारी थी। यामिनी शर्माते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो युग बाबू? हमने कहाँ पर आपके साथ कोई सी रात बिताई थी? अरे तुम भूल गई, उस रात तुमने मुझे किश्नोई नदी पार करवाई थी। जब नदी उफनाम में थी, उसमें बहुत पानी भर गया था। अच्छा, तो ये बोलना नदी पार करवाई थी। आप ये क्यों बोल रहे हो कि रात गुजारी थी? आपको रात गुजारने का मतलब नहीं पता क्या? अच्छा हुआ यहाँ आसपास कोई नहीं, वरना कोई सुन लेता तो क्या। आपको पता नहीं मेरी कितनी आप तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप तो एक लड़के और शहर से आए हो। सारे ताने जली कुटी तो मुझे ही सुननी पड़ती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी, तुम ना छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ और ये बताओ, उस रात हुआ क्या था जब मैंने कमल से फूल की खुशबू सूंघी थी? उसके बाद उसे मुझे कुछ याद नहीं है। यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, युग बाबू, उस रात ना कुछ कमल के फूल की खुशबू सूंघने के बाद आप बेहोश हो गए थे। मैं तो बहुत घबरा गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर याद आया कि आपने बताया था कि गिरवी कोठी में रहते हैं। मैंने सोचा वहीं पर ले जाना ठीक होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत के करके आपको जैसे तैसे उठाया और गिरवी कोठी के पास दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया। युग बिचकाते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया था? पर क्यों? तुम मुझे कोठी के अंदर नहीं ले गई? अरे युग बाबू, कैसी बात कर रहे हो आप? आप पर भरोसा है, आपके दोस्त पर नहीं।
किस नियम बिगाड़ जाए। जब हम आपको लेकर दरवाजे के पास पहुंचते ना तो बाहर तक आपके दोस्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो किसी कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे थे। हम तो समझ गए थे कि वो किसी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दरवाज़ा खटखटाया और वहां से चलते बनी। वैसे ही शराब पीकर तो इंसान अपना आप खो ही देता है। युग को कुछ हद तक यामिनी की सारी बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर तभी उसके सीने पर लगे नाखून के खरोंच का याद आया और वो फिर बुखलौटा के साथ पूछने लगने लगा, युग, ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि तुमने मेरी शर्ट क्यों खोली थी और मेरे सीने पर खरोंच के निशान कैसे थे। यामिनी धीरे से कहती है, युग बाबू, मैंने ना आपकी शर्ट आपके साथ संभोग करने के लिए खोली थी। यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वक्त युग का चेहरा देखने लायक था। उसके तोते उड़ गए थे। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, मैं ना मजाक कर रही थी, आप तो सच में ही समझ बैठे। मैं आपको बिल्ली दिखती हूँ क्या जो आपको नोचूंगी? तो फिर तुम ही बताओ, मेरे सीने में सक्रोच के निशान कैसे आए? आपकी जान बचाने के चक्कर में उस रात जब आप बेहोश हो गए थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लग रहा था कि आपके दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया, इसीलिए यह सोचकर मैंने आपकी शर्ट के बटन खोले दिए थे। आपका सीना में मलने लग गई थी। सीना मलते मलते ही मेरे नाखून आपके सीने में लग गए। अब क्या करूं, लड़की हूं ना, तो नाखून तो लंबे होंगे ही। लंबे नाखूनों का बड़ा शौक है मुझे। के कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। काफी हद तक यामिनी ने उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। युग मछली खा ही रहा था कि तभी खांसी लग गई। के पास ही एक सुहारी रखी हुई थी। वो उसमें पानी एक मटकी के गिलास में निकालती है और युग को देते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, पानी पी लीजिए। युग पानी पीने लग जाता है। युग पानी पी ही रहा था कि तभी उसके पानी देखकर याद आया कि कल रात में यामिनी उस कुएं के अंदर दिखी थी। उसका मन करता है कि वो यामिनी से पूछ, कुएं के पास थी, पर अगले ही पल वो अपने मन को मार देता है। सोचता है, नहीं, वो मेरा वहम ही होगा। भला यामिनी कुएं के अंदर कैसे हो सकती है? में युग ने मछली खा कर खत्म कर ली थी और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। युग अभी कुर्सी पर से उठा ही था कि तभी यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अच्छा तो जा रहे हो आप युग बाबू? हाँ, तो एक काम कीजिए ना, आप अपने दोस्तों के लिए भी मछली लेकर जाइए ना, वो भी तो बेचारे सुबह से भूखे हैं। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दोस्त गिरवी कोठी में हैं? अरे युग बाबू, अब आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा वक्त बिता रहे होगे ना। और वैसे भी कौन होगा जो अकेले उस गिरवी कोठी में रहे ना चाहेगा। युग फिर से हक्का बक्का रह जाता है। युग कुछ कह पाता उससे पहले यामिनी बोल पड़ती है, अब आप यही सोच रहे होंगे ना, मुझे कैसे पता कि आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं? तो ये आप बात मुझे क्या, रोंगामुचा और बंगाल मुड़ा गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि गिरवी कोठी में जो लेखक बाबू रहते थे उनका बेटा है। उसने कोठी को फिर से खोल दिया है। इतना कहकर यामिनी गर्मा गर्म 3-4 मछली सिगड़ी में से निकालती है और उसे पत्तों में लपेटकर पॉलीथीन के अंदर भरकर युग को दे देती है। युग अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। यामिनी युग को हाथों में इशारा करते हुए कहती है, अरे ओ बाबू, फिर सोच में डूब गए आप ना, बहुत सोचते हो, अब ज्यादा मत सोचिए और इन मछलियों 200 रुपये हुए हैं, फटाफट से दे दीजिए। युग अपने फर्श में से पैसे निकालता है और यामिनी को दे देता है। युग मछली लेकर वहां से चला जाता है। इस तरफ गिरवी कोठी के अंदर कायर को होश आ गया था। जब से उसे होश आया था तो वो अमोदिता का नाम ही बड़बड़ाया जा रहा था। अभिमन्यु उसे समझा कर थक गया था कि वो अमोदिता का नाम ना ले, पर वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। कायर अमोदिता का नाम जपते हुए कहता है, कहाँ है मेरी अमोदिता? वो अभी यहीं पर तो थी, कहाँ पर चली गई? अभिमन्यु उस समझाते हुए कहता है, यार कायर, ये तू क्या बकवास कर रहा है? अमोदिता तेरे कैसी हो सकती है? तेरी बिंदु है ना, भूल गया क्या तू? बिंदु से प्यार करता है, तेरी बिंदु।
बिंदु नहीं, अमोदिता। मैं अमोदिता से प्यार करता हूँ। अरे मेरे दोस्त, तू अमोदिता से नहीं बिंदु से प्यार करता है। और याद कर बचपन के दिन। बचपन में अमोदिता तो युग पर लाइन मारती थी ना। बस युग ही उसके भाव नहीं देता था। तो फिर तू ही बता, अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कायर का फोन बजने लग जाता है। यम्मी छो तोरे सुख जे तमो से मेरी चाहत, तो फिजा मैं बही जिंदा रही होके फना। रिंगटोंग सुनकर अभिमन्यु समझ जाता है कि जरूर बिंदु का ही फोन होगा। वो सोचने लग जाता है कि फोन कैसे उठाए। यदि बिंदु ने उसे कायर के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।